देखिए, मैं डॉक्टर BL मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम चर्चा कर रहे थे कल MA फाइनल 6th पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, जिसमें टॉपिक था हमारा शक्ति संतुलन अवधारणा इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, जिसके अंतर्गत शक्ति संतुलन का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की। यानी कि शक्ति संतुलन से अभिप्राय है विभिन्न राष्ट्रों की शक्ति दो पक्षों में अगर लगभग समान रूप से बटी रहे, कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी नहीं है, इतना शक्तिशाली नहीं हो कि दूसरे पर हमला करने या उसे दबाने हटाने में समर्थ, यानी एक संतुलन बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इन दो गुटों के बीच में हो। देखिए, हमने देखा 1945 से लेकर 1989 तक अंतर्राष्ट्रीय विश्व में शीत युद्ध की परिस्थिति बनी, और उस स्थिति में एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे का सोवियत संघ द्वारा किया गया, यानी पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लड़ाई चली। और 1989 तक, जब तक मिखाइल गोरबाचोव, मतलब जब तक सोवियत नेता यानी सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ, तब तक ये लड़ाई, और अंत में अमेरिका की तरफ से। वही परिस्थिति आज है। अगर दो देशों के बीच में, चाहे उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का मैटर हो, चाहे इथियोपिया और सोमालिया का मैटर हो, चाहे भारत पाकिस्तान की कश्मीर समस्या विवाद हो, या अरब इजराइल संघर्ष हो, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में ये महानतम शक्तियाँ दोनों गुटों में बढ़ जाती हैं, दोनों देशों के पक्ष में खड़ी होती। ये थी, यानी शक्ति का वितरण होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए, ये नहीं असंतुलन होना चाहिए, उसकी साम्य अवस्था हो, चाहे वो किसी भी गुट से हो। शक्ति में प्रबलता होनी चाहिए दोनों गुटों के पास। एक कोई भी राष्ट्र जब शक्तिशाली बनने की कोशिश करते हैं तो वो दूसरे पर दबाव नहीं डालते। सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में है शक्ति की राजनीतिक स्थिरता। अगर शक्ति असंतुलन होगी, शक्ति संतुलन नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में अगर शक्ति असमानता के आधार पर होगी, तो निश्चित रूप से एक युद्ध की संभावना बनेगी। कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र पर अधिकार करता है या आक्रमण करने की सोचता है, तो ये सोच के करता है कि वो कमज़ोर है और वो अपनी शक्ति के आधार पर उस पर आक्रमण करने की सोचता है, और अंतर्राष्ट्रीय विश्व में फिर और दूसरे देशों के द्वारा गुटों में विभाजित होना है, तो यानी कि एक युद्ध की संभावना बनती है। इसमें जो विशेषताओं की हमने जब चर्चा की कि तुल्य भारता, बराबर होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। अगर संतुलन नहीं हुआ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो गुटों के बीच में, तो निश्चित रूप से एक गुट दूसरे गुट को दबाने की सोचेगा, जैसे हो रहा है। आज हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसके सुरक्षा परिषद 3-4 राष्ट्र एक पक्ष में है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना, परंतु वहाँ वीटो पावर है, इसलिए वो संतुलन बना रहता है। अगर वीटो पावर नहीं होता, वहाँ भी असंतुलन की स्थिति। राज्यों को सदैव अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं। हर राष्ट्र अपने को आपको शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, और होना भी चाहिए कि हर राष्ट्र शक्तिशाली बने, अपनी शक्ति को बढ़ाए, अपने देश में निवास करने वाले व्यक्तियों के हित की बात। परंतु ये नहीं कि शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं कि वो दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करने की, उसको दबाने की, उस पर किसी प्रकार की भी कोशिश ये नहीं करे कि उसको कमज़ोर नीचा दिखाने की कोशिश। तो यानी ये चीज़ जो है कि राज्यों में सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए अपनी शक्ति, परंतु शक्ति का गलत प्रयोग नहीं होना। अगर दो शक्ति गुट अगर बराबर की स्थिति में होगी, तो उनमें संतुलन बना रहेगा। अगर एक गुट भारी और दूसरा कमज़ोर रहोगा, विकासशील और विकसित देश में, तो निश्चित रूप में उसमें असंतुलन बना। और शक्ति संतुलन, उदारवादी नीतियाँ भी इसमें बहुत प्रमुख योगदान देती हैं। उदारवादी नीति का कारण यह शक्ति संतुलन बना हुआ है। शक्ति संतुलन में हमेशा बड़े राष्ट्र खिलाड़ी होते हैं, जो कमज़ोर राष्ट्र होते हैं उसमें उनका कोई योगदान नहीं होता है। देखिए, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय विश्व में उदाहरण है कि हमेशा बड़े राष्ट्र ही किसी चीज़ पर भी हो। जो शक्तिशाली राष्ट्र, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, जापान हो, ब्राज़ील हो, कनाडा हो, विशेषकर विकसित राष्ट्र, जो ताकतवर राष्ट्र हैं, वही इस खेल में खिलाड़ी हैं। इसलिए संतुलन हमेशा इन्हीं की वजह से बनता है। शक्ति संतुलन स्थापित करने का क्षति को मुआवजा। देखिए, जब भी किसी भी अगर एक राष्ट्र में दूसरे राष्ट्र द्वारा आक्रमण और उसको अगर जो भारी नुकसान हो,
उसकी पूर्ति होनी चाहिए। अगर पूर्ति हो जाती तो संतुलन बन जाता है, अगर नहीं होती तो एक असंतुलन। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने की हर राष्ट्र, एक कमज़ोर राष्ट्र अपने दूसरे राष्ट्रों का सहयोग करने के लिए वो दूसरे राष्ट्र से सहयोग की अपेक्षा करता है। और अगर किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा कमज़ोर राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा, उसकी क्षतिपूर्ति को पूर्ति करना। तो क्षतिपूर्ति या मुआवजा भी शक्ति संतुलन को स्थापित करने में एक उपाय है। मान लीजिए अगर किसी को नुकसान है, कोई देश पीड़ित है, उसको दबाया गया है, उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर विकासशील या कमज़ोर राष्ट्र के मामले में जो विकसित राष्ट्र या शक्तिशाली राष्ट्र वो हमेशा हस्तक्षेप करते हैं, और ये हस्तक्षेप किसी भी राष्ट्र की राजनीति में नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हस्तक्षेप होगा, अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप किया गया, इराक ईरान युद्ध में अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप किया गया। तो जो हस्तक्षेप की जो राजनीति है किसी भी द्विपक्षीय मामले में, अगर किसी शक्तिशाली राष्ट्र है तो वो उसको स्थापित करने, यानी उनमें संतुलन बनाने के मध्यवर्ती राज्य, यह है दुर्बल राज्यों और बड़े राज्यों के बीच में। अगर मान लीजिए दो शक्तिशाली राज्यों के बीच में अगर कोई कमज़ोर राष्ट्र दुर्बल राज्य, तो उस पर दबाव पड़ता है कि आप हमारे गुट का समर्थन करें, आप हमारे गुट का समर्थन करें। तो ऐसी परिस्थिति में उस दुर्बल राष्ट्र के सामने एक समस्या उत्पन्न होती है कि वो कौन से गुट का समर्थन करे, किस गुट का समर्थन करे। तो ऐसी परिस्थिति में भी संतुलन बनाए रखने, या तो उसको तटस्थ रहना चाहिए या उसको किसी एक गुट का, क्योंकि यही कंडीशन। शस्त्रीकरण, देखिए आधुनिक दौर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में शस्त्रीकरण की एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। जब 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी पर आक्रमण किया गया, उस परिस्थिति में सोवियत संघ द्वारा ही विरोध किया गया कि आपने अणु प्रयोग भी कर लिया, बना भी लिया, उसका प्रयोग कर दिया, और हमें बताया था इसका विरोध किया गया। तो यानी शस्त्रीकरण की जो अविल प्रस्तुति, और हर राष्ट्र अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहता है, अस्त्र शस्त्रों का विकास करना चाहता है। तो ये जो शस्त्रीकरण की जो प्रक्रिया है, ये भी शक्ति संतुलन बनाने में, क्योंकि कोई भी राष्ट्र किसी भी दूसरे राष्ट्र से समझौता उसी परिस्थिति में करता है जब वो कमज़ोर पड़ता है। तो शक्ति संतुलन में शस्त्रीकरण भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। विभाजन तथा शासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन एक बंटवारा की परिस्थिति होती है। इसमें विचारधाराओं के आधार पर लोग बढ़ जाते हैं। अगर किसी विचारधारा का साम्यवादी रूस नेतृत्व कर रहा है तो साम्यवादी विचारधारा के सभी लोग उसका समर्थन। अगर अमेरिका किसी का नेतृत्व कर रहा है, किसी उसमें पूंजीवादी विचारधारा से संबंधित देश उसका समर्थन करें। और कुछ जो तटस्थ राष्ट्र जैसे निर्गुण संगठन बना है, जिसमें 122 राष्ट्रों के लगभग, उनका एक संगठन कि वो किसी भी गुट का समर्थन नहीं करे, तटस्थता के आधार पर अपना कार्य करते हैं। यानी ये भी एक तरह से मैत्री संधि। देखिए जब द्वितीय विश्व चला और उसके बाद की जो परिस्थिति बनी 1945 के बाद में, सबसे पहले अमेरिका नाटो संधि की स्थापना की जून 1948। फिर 1 अक्टूबर 1949 को जब चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई तो उसके विरोध में सीटो संधि का निर्माण किया गया 8 सितंबर 1954 में, कि चीन की बढ़ते हुए साम्यवाद को प्रचार रोकने के लिए अमेरिका और उसके समर्थित देशों द्वारा इसका विरोध किया जाए। और इसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया 14 मई 1955 को। तो ये जितनी भी जो मैत्री संधियाँ होती हैं वो एक संतुलन बनाने के लिए होती हैं कि कोई भी गुट किसी दूसरे देश पर आक्रमण करे तो सब मिल के उसका मुकाबला करें। तो ये थे शक्ति में एक संतुलन बनाए रहे। अगर किसी को मुआवजा दिया जाएगा, क्षतिपूर्ति दी जाएगी, किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, किसी मध्यवर्ती राज्य दुर्बल राज्य अगर वो तटस्थ है, किसी भी गुट का समर्थन नहीं करे। शस्त्रीकरण, अगर संतुलन के आधार पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से शक्तिशाली है तो उस परिस्थिति में दूसरे राष्ट्रों द्वारा अस्त्र शस्त्रों का सहयोग लिया जाएगा विकसित राष्ट्रों के द्वारा, और अपने संतुलन, अपनी शक्ति को बराबर की स्थिति में लाना जाएगा। आज हम और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा भारत ये कोशिश करता है कि उसके बाद अत्यधिक आदिम, अगर अमेरिका पाकिस्तान अमेरिका से ले रहा है तो हम लोग दूसरे राष्ट्रों, चाहे रूस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, तो यानी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हर राष्ट्र की एक सोच होती है कि वो अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करे और अपनी शक्ति को बढ़ाए और उसका प्रयोग करे, यानी कि एक संतुलन। तो यानी विभाजन और शासन, ये निश्चित है कि विभाजन
शक्ति संतुलन में एक विभाजन होना चाहिए, शासन व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए और अपनी शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर राष्ट्र का एक सोच होता है। अब शक्ति संतुलन के लाभ क्या हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा लाभ हैं कि जो नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र हैं, जो अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं, एशिया अफ्रीका और लातिन अमेरिका के राष्ट्र, जो छोटे राष्ट्र हैं, वो अपनी स्वाधीनता की सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा की गारंटी लेते हैं कि उन पर दोबारा से किसी बड़ी महाशक्ति द्वारा आक्रमण नहीं किया जाए, उनको उपनिवेशक घोषित नहीं किया जाए, उनका साम्राज्य पर दूसरे देश का कोई अधिकार नहीं। दूसरा लाभ इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषण। देखिए, शक्ति संतुलन में हमेशा ये कोशिश रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व में शांति बने रहे, सहयोग बना रहे, सामंजस्य बना रहे। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को कायम रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व सुरक्षा परिषद या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जो कानून बना है उनको कायम रखना, उनका उल्लंघन नहीं किया जाए, यही एक तरह से शक्ति संतुलन की एक विचारधारा। तो ये था आज का टॉपिक शक्ति संतुलन। बाकी जो इसमें शेष बचा हुआ है वो हम लोग कल